हेलो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपने आप में ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छे से रेडी कर लेना। क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से संबंधित। वायु प्रदूषण का अर्थ बताएं तथा इसके वर्गीकरण की व्याख्या भी करें। एयर पोल्यूशन। फिर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और जो हमने अभी एक्ट पढ़ा था जल वाला, वो था 1974 और यह है 1978। क्वेश्चन आते हैं, इनसे पढ़ लेना अच्छे से। मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को साकार करने में कहां तक सफल हुआ। ठीक है, पढ़ते हैं इसके आंसर को। वर्तमान युग में औद्योगिकरण और बढ़ते वाहनों के कारण वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर बताया गया है, पर्यावरण की रक्षा और अनुच्छेद 51A क्लॉज G मौलिक कर्तव्य के अंदर बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण को रोकना है। और जल प्रदूषण के लिए बना है 1974 वाला एक्ट, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, वो जल के प्रदूषण से रिलेटेड है और ये वायु के प्रदूषण से। वायु प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण वे अवांछनीय ठोस, द्रव या गैस पदार्थ हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होकर उनकी प्राकृतिक संरचना को बदल देते हैं तथा मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षियों, वनस्पति और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, धूल, धुआं, ओजोन आदि। इसकी परिभाषा, वायु प्रदूषण सेक्शन 2 क्लॉज A कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जिसमें शोर, नॉइस भी शामिल है, जो वायुमंडल में ऐसी सांद्रता में मौजूद हो मनुष्य, जीवों या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, उसे कहते हैं वायु प्रदूषक। फिर वायु प्रदूषण सेक्शन 2B वायुमंडल में किसी भी वायु प्रदूषक की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर इसके बाद वायु प्रदूषकों का वर्गीकरण के आधार पर, सोर्स के बेस पर, प्राकृतिक प्रदूषक जैसे ज्वालामुखी, धूल भरी आंधी, जंगल की आग, और मानव निर्मित प्रदूषक जैसे उद्योग, वाहन, ईंधन दहन, ईंधन को जलाना मतलब, है ना। प्राकृतिक संसाधन में जलवायु आएगी, जलवायु से उठने वाला धुआं, धूल भरी आंधी, जंगल की आग, ये सब प्राकृतिक प्रदूषक हैं। और मानव निर्मित उद्योग है, उद्योग से निकलने वाला धुआं, वाहन से निकलने वाला धुआं, ईंधन जलाने पर धुआं, ये सारी चीजें हैं मानव निर्मित। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है भौतिक अवस्था के आधार पर कणीय प्रदूषण जैसे धूल, धुआं, और गैसीय प्रदूषण जैसे CO। फिर वायु अधिनियम 1981 के उद्देश्य, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। इस उद्देश्य का अर्थ है कि अधिनियम वायु प्रदूषण को उत्पन्न होने से रोकने तथा जो प्रदूषण पहले से मौजूद है उसे नियंत्रित, कंट्रोल करने के उपाय प्रदान करता है। इसके अंतर्गत औद्योगों, वाहनों तथा अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों को सीमित करने के लिए नियम, मानक एवं नियंत्रण तंत्र स्थापित किए जाते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। फिर वायु की गुणवत्ता बनाए रखना, जो वायु है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी। इसका तात्पर्य है कि वायुमंडल की शुद्धता और गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जाए ताकि यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। इसके लिए सरकार द्वारा नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना, जो प्रदूषण निवारण है उसके बोर्ड की स्थापना। इस उद्देश्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है। इसके लिए
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की जाती है, जो प्रदूषण की निगरानी, नियंत्रण, मानक निर्धारण और कानून के क्रियान्वयन का कार्य करते हैं, उसको आगे चलाने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद इसका 4th पॉइंट, औद्योगिक उत्सर्जन का नियमन। जो औद्योगिक उत्सर्जन है उनका नियमन करना, उनको रेगुलेट करना। इसका अर्थ है कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं, गैसों एवं अन्य प्रदूषकों को नियंत्रित किया जाए। अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए जाएं तथा उन्हें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और निर्धारित सीमा के भीतर उत्सर्जन करने के लिए बाध्य किया जाए। ठीक है, उन्हें डायरेक्शंस दिए जाएं कि वो मानकों का प्रयोग करें और प्रदूषण को रोकने के लिए उपकरण का उपयोग करें। फिर है जन स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण। इस उद्देश्य का तात्पर्य है कि वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवों जो वन के अंदर जीव रहते हैं, वनस्पतियों तथा संपूर्ण पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जाए। अधिनियम का अंतिम लक्ष्य एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, फिर है इसके कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजंस। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र, सेक्शन 19। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है जहां प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर विशेष रोक होती है। दूसरा, बोर्ड की अनुमति, सेक्शन 21। किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी अनिवार्य है। उत्सर्जन पर रोक, सेक्शन 22। कोई भी उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक धुआं या गैस नहीं छोड़ सकता। जो कोई भी उद्योग है उसके लिए एक पैरामीटर लगाया जाता है, एक लिमिट सेट की जाती है कि आप इससे ज्यादा धुआं, इससे ज्यादा गैस नहीं छोड़ सकते, इससे ज्यादा गंदा पानी आप नहीं छोड़ सकते। आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा और अगर ध्यान नहीं रखती है तो क्या होगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जिन लोगों को भी उससे परेशानी होगी। ठीक है, फिर नमूने लेने की शक्तियां, सेक्शन 26। अब जो गैस हैं उनका भी नमूना लिया जाता है, उनके भी सैंपल लिए जाते हैं। बोर्ड के अधिकारियों के पास यह शक्ति है कि वे किसी भी औद्योगिक की चिमनी या निकास से गैस के नमूने ले सकती है। ठीक है, सेक्शन 26। फिर इसके बाद पनिशमेंट, कि अगर कोई भी उद्योग इसका पालन नहीं करती है तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति या उद्योग अधिनियम के नियमों जैसे धारा 21, 22 का उल्लंघन करता है तो उसे 1.5 यानी कि 1.5 साल से 6 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, फिर केस MC मेहता बनाम भारत संघ 1996। ताजमहल के चारों ओर से एक विशेष क्षेत्र जिसे ताज ट्रेपेजियम जोन कहा जाता है, वहां स्थित उद्योगों विशेषकर मथुरा रिफाइनरी और ईंट के भट्टे से निकलने वाला धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के सफेद संगमरमर को पीला कर रहे थे। इसे मार्बल कैंसर कहा गया। न्यायालय का निर्णय, कोर्ट ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सिद्धांत को लागू किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ताज ट्रेपेजियम जोन में मौजूद उद्योगों को या तो स्वच्छ ईंधन जैसे नेचुरल गैस CNG पर स्विच करना होगा या फिर उन्हें उस क्षेत्र के बाहर कहीं और स्थानांतरित होना होगा। जो उद्योग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये किया गया था ताजमहल की सेफ्टी के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक उड़ीसा का केस है। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम ओरिएंट पेपर मिल्स, 2003 का एक केस है। ओरिएंट पेपर मिल्स नामक कंपनी वायु प्रदूषण फैला रही थी। ये जो कंपनी थी ये वायु प्रदूषण को फैला रही थी। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनके खिलाफ कार्यवाही की। कंपनी ने तर्क दिया कि बोर्ड ने जिस क्षेत्र को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया था उसकी प्रक्रिया सही नहीं थी। कोर्ट का निर्णय, जो न्यायालय है उसका निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोर्ड के पक्ष में निर्णय दिया और कोर्ट ने कहा कि धारा 19 के तहत राज्य सरकार की जो बोर्ड है उसको किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की व्यापक शक्ति है। बोर्ड के पास
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के संचालन को रोकने, बंद करने या उनकी बिजली पानी की आपूर्ति काटने का पूर्ण अधिकार है। वो इन चीजों को बंद कर देगी। लाइट को कट कर सकती है जिससे उद्योग चल रहा है, पानी की आपूर्ति को कम कर देगी, पानी नहीं देगी उन्हें काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें उनको करने का अधिकार है। तकनीकी खामियों के आधार पर जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये था उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम ओरिएंट पेपर मिल्स कंपनी, 2003 का ये मामला है। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधिक कदम है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना तथा वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना है। यह अधिनियम न केवल औद्योगिक उत्सर्जन और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करता है, बल्कि केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से एक प्रभावी प्रशासनिक ढांचा भी प्रदान करता है। न्यायालय ने भी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस अधिनियम को सशक्त बनाया है और यह स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है। ताज, ट्रेपेजियम जोन तथा ओरिएंटल पेपर मिल्स जैसे मामले में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक सिद्धांत को लागू करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। ठीक है, ये था इसका निष्कर्ष। फिर इसके देख लेते हैं हम कीवर्ड्स। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 1981 जो वायु प्रदूषण है उसको लाया गया था और संविधान के 48 जो अनुच्छेद 48A है और अनुच्छेद 51A है, इसमें भी पर्यावरण से संबंधित चर्चा बात कही गई है। फिर वायु प्रदूषण का अर्थ ठोस, द्रव, गैस, हानिकारक, वायुमंडल परिवर्तन, ये सारी चीजें वायु प्रदूषण को प्रभावित करती हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाएं। वायु प्रदूषण सेक्शन 2 क्लॉज ए, इसमें ऐसे पदार्थ, ऐसे कुछ ऑक्सीजन शामिल होते हैं जो वायु प्रदूषण को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण सेक्शन 2B, प्रदूषक की उपस्थिति वातावरण में, प्रदूषक की उपस्थिति वातावरण में। फिर वायु प्रदूषक का वर्गीकरण एक स्रोत के आधार पर, एक भौतिक अवस्था के आधार पर। इसमें प्राकृतिक संसाधन है और इसमें मानव द्वारा निर्मित संसाधन जैसे उद्योग है, वाहन है, ईंधन है जिसको जलाया जाता है, प्राकृतिक में ज्वालामुखी है, आंधी तूफान है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद वायु अधिनियम 1981 के उद्देश्य है प्रदूषण को रोकना व नियंत्रित करना, वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना, बोर्ड की स्थापना करना, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण करना, जन स्वास्थ्य संरक्षण करना। इसके कानूनी प्रावधान है जिसमें कुछ सेक्शन है, सेक्शन 19, 21, 22, 26। ठीक है, पनिशमेंट है 1.5 साल से लेके 6 वर्ष तक या फिर जुर्माना, दोनों ही हो सकते हैं। केस है MC मेहता का, जिसमें ताजमहल से रिलेटेड बात कही गई है कि जो भी उद्योग हैं या तो वो प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करें या फिर उनको ताजमहल से थोड़ी दूरी पर, मतलब बहुत दूरी पर अपना उद्योग चलाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ओरिएंट पेपर वाला केस है 2003 का, जो वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, ये 2 केस हैं, बाकी सारे इसकी हेडिंग्स हैं, इसके कुछ सेक्शंस हैं, उनको याद कर लेना। ठीक है,